मैथ्स क्या है? मैथ्स संख्याओं से खेलना है। मैथ्स अवधारणाओं को बुद्धि लगाकर आसानी से झेलना है। मैथ्स कागज कलम लेकर जिसको खेला जाए वो खिलौना है। मैथ्स बिना मेहनत और प्रैक्टिस के आसान कहाँ होना है। मैथ्स हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित धीमान एंड वेलकम टू योर ओन चैनल रोहित धीमान मैथ्स। दोस्तों, क्लास 9th का मैथ्स चल रहा है और हम आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ ली है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को जानकर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं और वीडियो के एंड होने पर एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक शो हो जाएगा। प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैथ्स जो है एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और मैथ्स को अगर फील करके पढ़ा जाए तो मैथ्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगने वाला है आपको। अब मैथ्स को कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, कैसे मैथ को फील करके पढ़ते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 by 1 क्लासेस चलेंगी, रोज़ क्लास आपको एक मिलती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथ्स की प्रश्नावली 1.2 को। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो पहला पार्ट है उसमें कुछ इस तरह से कहा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में ये नहीं बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, लेकिन जैसे ही कोई नया नाम, नया कॉन्सेप्ट सामने आएगा, मैं उसके बारे में आपको बताकर ही आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ एक नया शब्द आया है, वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो होती है ना दोस्तों, वो सभी संख्याओं की माता होती है। ठीक है, सभी संख्याओं की माता कहने का मतलब है कि अगर मैं वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनाऊं, रियल नंबर का एक सेट बनाऊं, तो इसमें सभी प्राकृत संख्याएं भी होंगी। ठीक है, और इसमें सभी पूर्ण संख्याएं भी होंगी, इसमें सभी परिमेय संख्याएं भी होंगी, इसमें सभी अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, सभी पूर्णांक भी इसी में होंगे, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। ठीक है, तो ये जो वास्तविक संख्या है ये सभी संख्याओं की माता है, सबको इसने ही जन्म दिया है। अब हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अरे भैया, जब अपरिमेय संख्या को जन्म ही वास्तविक संख्या से मिला है, अर्थात सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में से ही आती हैं, तो इसका मतलब जो हमारा पहला कथन है वो सत्य हो गया। अब हमें कहा है कि कारण के साथ उत्तर बताओ, अपना कारण के साथ उत्तर बताना है। ठीक है, तो हम कारण के साथ उत्तर ऐसे बता सकते हैं कि जो √2 है ना, वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में भी आती हैं, तो हम कह देंगे तथा ये जो √2 है ये कहाँ से आती है? ये R में से आती है, इसलिए ये कथन सत्य है। ये जो मैंने यहाँ पर नया वर्ड लिखा है इसको कहते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है कि ये √2 इसी वास्तविक संख्या के सेट में से आया है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, अपरिमेय संख्या को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं और इसका जो समुच्चय होता है, अर्थात सभी अपरिमेय संख्याओं को IR से निरूपित करते हैं और ये सभी संख्याएं रियल नंबर में से ली जाती हैं। ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया है इसको हम
सब सेट बोलते हैं या उप समुच्चय बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि ये वाले जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इनमें से ही ली गई हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा तो आप जानते ही हैं, इस तरह की एक लाइन खींच लेते हैं जिस पर ज़ीरो और जीरो के दाहिने साइड पर सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं, और जीरो के बाएं साइड में सभी माइनस की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होगा, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है, यानी एम किस में से ली गई है, 1 2 3 4 5 6 इसमें से ली गई है, और 7 8 9 भी आएगा इसमें, 16 भी इसमें आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ अंडर रूट में एम के स्थान पर ये 4 रख दें। अब अंडर रूट के अंदर 4 लिखा गया है, हम जानते हैं अंडर रूट से बाहर आकर ये 2 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार m के स्थान पर आप 9 रख दीजिए, और हम जानते हैं 9 बाहर आकर 3 बन जाएगा। आप अंडर रूट m के स्थान पर 16 रख दीजिए तो ये 4 बन जाएगा। अब ये 2 तो इस टाइप का नहीं है, और 3 भी इस टाइप का नहीं है, और 4 भी इस टाइप का नहीं है। इसका मतलब संख्या रेखा पर सभी संख्याएं, या फिर कहें प्रत्येक संख्याएं, अंडर रूट एम के रूप की नहीं होती हैं। इसलिए जो हमारा कथन है यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में वो असत्य है। और कारण आप यहाँ से बता देंगे, ये कारण लिख देंगे आप। तीसरा पार्ट कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, मैं आपको पीछे लाता हूं जहां मैंने अभी वास्तविक संख्याओं के बारे में लिखा था। ये मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में लिखा था, और मैंने कहा था सभी अपरिमेय संख्याएं कहां से आती हैं, वास्तविक संख्याओं से आती हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो हमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो भैया वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है। चलिए आपको समझाता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पर 2 क्या है, 2 वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन 2 परिमेय नहीं, 2 परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। परंतु ये जो 2 है वो अपरिमेय नहीं है। 2 तो परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हों वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये थर्ड नंबर पर कथन दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये असत्य है, ये असत्य है। कारण पूछेगा तो कारण में आप लिख देंगे इस प्रकार से कि 2 वास्तविक संख्या है परंतु 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो जाता है कंप्लीट, पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक बोला गया है दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है आपको यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक i प्लस से निरूपित कर सकते हैं या फिर z प्लस से निरूपित कर सकते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से और भी आएंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय मतलब दोस्तों जो अंडर रूट से बाहर पूर्ण संख्या के रूप में या पूर्णांक के रूप में न आ सकते हों, जिनका अंडर रूट डेसिमल फॉर्म में आता हो, अर्थात जो पूर्ण वर्ग न हो। देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो बात हमें पूछी गई है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, उसका उत्तर है नहीं। नहीं,
ठीक है। और इसने कहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 4 उठा लें। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 क्या है, परिमेय है। ये तो अपरिमेय है ही नहीं। हम √9 ले लें, इसका वर्गमूल 3 होता है। 3 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है ही नहीं। हम √25 ले लें जिसका वर्गमूल 5 होता है और 5 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है ही नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्केल की और इस डी की, जिसको हम प्रोटेक्टर या चांदा बुलाते हैं, और एक हमें पेंसिल और प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। इनकी सहायता से हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा आप छोटी कक्षाओं से ही खींचते हुए आ रहे हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए संख्या रेखा होती क्या है, संख्या रेखा इस तरह की एक लाइन होती है जिस पर कुछ निश्चित दूरी पर, जैसे 1 सेंटीमीटर पर बराबर चाप लगा दिए जाते हैं या बराबर निशान लगा दिए जाते हैं 1 सेंटीमीटर पर। इनमें से एक को ओ कह देते हैं जो मूल बिंदु होता है, या 0 कह देते हैं। इधर राइट हैंड साइड की तरफ +1 +2 +3 +4 होता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -1 -2 -3 -4 इस तरह से होता है। अब हम निरूपित किसको करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम निरूपित कर रहे हैं √5 को। √5 को क्या मैं इस प्रकार से लिख दूं, किस प्रकार से, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसे 4 + 1। ठीक है। अब 4 + 1 को मैं 2 का वर्ग और 1 का वर्ग लिख दूं। ठीक है ना, बात तो वही रहेगी ना, 2 का वर्ग 1 का वर्ग। ठीक है। तो ये √5 जो है किसके बराबर हो गया, √ में 2 का वर्ग + 1 का वर्ग। इस तरह के फॉर्मूले को हम किस में पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं। जो क्या होता है कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर कहें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाने वाले हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका आधार हम लेंगे कितना, आधार लेंगे हम उसका 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर की 1 इकाई ली है तो 2 इकाई कह लेते हैं। और जिसका लंब लेंगे या फिर ऊंचाई लेंगे हम 1 इकाई। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर इधर 2 इकाई तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं 0 से लेकर 2 तक की। ठीक है। यहाँ पर जहाँ 2 लिखा हुआ है, इस 2 पर 1 सेंटीमीटर का लंब डाल देंगे। 90 अंश के कोण पर लंब डाला जाता है, उसके लिए हम इस चांदे का यूज करेंगे, इस डी प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, या फिर डी स्केल इसको बोला जाता है, जो भी आप अपनी भाषा में इसको कहते होंगे। यहाँ से 90 डिग्री वाले एंगल का निशान मैंने लगा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर लाइन आप 1 सेंटीमीटर लंबी ही खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन ही यहाँ पर आप रखेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन हो गई है। ठीक है। इस बिंदु को हम O कह रहे हैं, इस बिंदु को हम A कह देते हैं और इस बिंदु को हम यहाँ पर B कह देते हैं। ठीक है। अब हमें इस O से B को मिला देना है।
ओ से बी को मिलाने पर जो लाइन ओ बी आएगी ये लाइन ही है √5। ये √5 है। किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ 2 है, 2 का वर्ग, ये कर्ण बन रहा है इस त्रिभुज में। 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 और 4 और 1 5, √5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ये तो यहाँ पर संख्या रेखा से बाहर है लाइन, हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे? ओ को केंद्र मानेंगे और अपनी पेंसिल की नोक को बी तक खिसकाएंगे, यानी इस प्रकार खोलेंगे अपने प्रकार को कि उसमें ओ बी दूरी आ जाए। और फिर हम इस ओ बी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे और उस चाप को लाइन तक ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने चाप लगाया और इस चाप को हम इस लाइन तक ले आए। इस लाइन पर ये चाप सपोज दैट मिल गया है बिंदु सी पर। ठीक है, तो जो दूरी ओ सी है, दूरी ओ सी वो √5 ही है। ठीक है, √5 इकाई कहें या मात्रक कहें या सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ होता तो सेंटीमीटर कहते। ठीक है, समझ गए? इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के लिए रचना करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसका आधार है, याद रखिएगा। अगर इसको आपने याद रख लिया है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न फिर आपसे पूछ ले, चाहे यहाँ पर √6 रख दे, 7 रख दे, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। अब प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक क्रियाकलाप है जिसमें आपको वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। देखिए, क्रियाकलाप एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन क्रियाकलाप कराए क्यों जाते हैं? एनसीईआरटी में क्रियाकलाप इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और गणित के प्रति आपकी समझ और भी ज़्यादा विकसित हो सके। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे। इसको हमें सीखना है क्योंकि इससे हमारे बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे और हमें गणित को आसानी से सीखने में सहायता मिलेगी। तो देखिए, हमें यहाँ पर वर्गमूल सर्पिल बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, समझिए। इसके लिए हमें 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। ये हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। इस लाइन का नाम हम O और यहाँ पर हम A रख लेते हैं, इसका नाम OA रख लिया हमने इसका नाम। ठीक है, अब हमें इस पर बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ 90 अंश का कोण हम बनाएंगे और ये जो लाइन हम खींचेंगे ये भी 1 सेंटीमीटर लंबी ही खींचेंगे। इसको आप B कह सकते हैं या मैं इसको A1 कह रहा हूँ, A1। O से इसको मिलाते ही जो OA1 दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। कैसे आएगी? ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका जो आधार है वो 1 है और जो इसका लंब है वो भी 1 है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, अर्थात 1 + 1 √2 आ जाएगा। अब फिर हम बिंदु A1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बिंदु A1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ आएगा इसको हम A2 कह लेते हैं और हम A2 और O को मिला देंगे। जब हम A2 और O को मिलाएंगे तो हमारे पास ये जो OA2 लाइन आएगी ये कितने, इसकी माप क्या होगी? इसकी माप चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है इसका त्रिभुज जो 90 अंश का बना है, यहाँ पर इसका आधार √2 है, तो आधार का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है तो लंब का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2 + 1
ये कितना हो जाएगा √3। दैट मीन्स ये लाइन आ गई है √3। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बिंदु A2 पर फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस एंगल के साथ A2 पर एक लाइन खींचेंगे। फिर से इस लाइन को हमें 1 सेंटीमीटर ही रखना है और इसको हम A3 नाम दे सकते हैं। अब OA3 को जैसे ही मिलाएंगे तो ये OA3 की लंबाई कितनी होगी, देखिए। अब इसमें आपके पास जो आधार है इस त्रिभुज के लिए, जो आधार है वो कितना है, √3 था ना। √3 इसका आधार था और ऊंचाई है इसकी 1, तो √3 का वर्ग करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करोगे कर्ण ज्ञात करने के लिए तो ये 3 + 1 आ जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2। दैट मीन्स ये जो साइड है ये 2 इकाई है या 2 सेंटीमीटर है या 2 मात्रक है, जो भी कहें। सर्पिल को आगे बढ़ाते हैं और फिर से हमें A3 पर इस D स्केल को रखना है। 90 डिग्री के एंगल के साथ हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन भी हमें 1 सेंटीमीटर की ही लेनी है। इसको हम A4 नाम दे सकते हैं। अब हम OA4 को ज्वाइन कराएंगे। OA4 को ज्वाइन कराने पर ये OA4 कितने सेंटीमीटर लंबी है बता सकते हो आप, ये √5 सेंटीमीटर लंबी होगी। किस प्रकार से, ये जो आधार है 2 है, 2 का वर्ग करोगे प्लस 1 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग 4 और उसमें जुड़ेगा 1, 5 आ जाएगा, इसलिए अंडर रूट में 5 रह जाएगा। इसके बाद हम फिर D स्केल का यूज करते हुए A4 पर 90 डिग्री के एंगल के साथ 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन फिर से ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम हम A5 रख सकते हैं और हम OA5 को मिला देंगे। अब ये OA5 की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। OA5 की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो आधार है वो √5 है इसका, तो √5 का वर्ग प्लस, और लंब इसमें हम हमेशा 1 लेकर चल रहे हैं, तो ये 5 + 1 हो जाएगा, यानी √6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, √6 आ जाएगा। इसके बाद यही प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। फिर हम A5 पर D स्केल रखते हैं और 90 डिग्री के एंगल के साथ 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं। इसका नाम हम A6 रख सकते हैं। अब जैसे ही हम A6 और O को मिलाएंगे तो हमारे पास कितनी लंबी लाइन आएगी, ये OA6 कितनी लंबी लाइन आएगी देख सकते हैं। √6 का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ये √7 आ जाएगा यहाँ पर, √7, ठीक है। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। A6 पर D स्केल को रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की, और इसको फिर से O से मिला देंगे। इसको A7 कह सकते हैं। अब अगर बात करें OA7 की तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, √7 पहले ही इसमें आधार का काम करेगा। √7 का वर्ग करोगे तो 7 आएगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो यहाँ ये डिस्टेंस √8 हो जाएगी, √8। समझ गए। इसी प्रकार से आगे प्रक्रियाएं दोहराते चलेंगे। फिर से 90 डिग्री का एंगल और फिर से हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो अब की बार कितना आएगा, √8 का वर्ग करोगे तो 8 आएगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और √9 का मतलब कितना होता है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आगे।
और 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे और इसको ज्वाइन करवा देंगे ओ से। इसको हम A8 कह सकते हैं, इसको A9 कह सकते हैं। अब ये कितना आएगा, 3 तिया 9 और एक 10, ये √10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको और आगे और आगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक सर्पिल बन जाएगा, वर्गमूल सर्पिल की रचना हो जाएगी। तो समझ गए ना, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के आंसर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज इस क्लास में आपको जो पढ़ाया गया है वो सब आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास देखिए आपको अभी स्क्रीन पर शो होनी शुरू हो गई होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।